जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 12 की हिंदी, जिसका नाम है आरोह। और आप लोगों की जो विषय हैं वो थोड़े से बदले हुए हैं, तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम कक्षा 12 की हिंदी, इसके अलावा कक्षा 9, 10 और 11 की हिंदी के भी जो है पूरा इनकी सामग्री दूंगी। तो कक्षा 12 की हिंदी में पाठ 1 में आत्म परिचय पाठ है, जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। और इस पाठ की जो है हम 4 पदों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो आप लोग पिछले वीडियो देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम पद 5वां, 6वां और 7वें पद के जो है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पद पढ़ते हैं। पद है मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो ये आप लोगों का पद हो गया। शब्दार्थ में वैभव शब्द है, जिसका अर्थ होता है सुख सुविधाएं, समृद्धि, ऐश्वर्य। और प्रति पग इसका अर्थ होता है प्रत्येक कदम। संदर्भ में हमें वही सब लिखना है जो हमने पहले पद में लिखा था। क्या लिखा था कि पाठ का नाम, पुस्तक का नाम और कवि का नाम, कि इसके लेखक कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन है। प्रसंग में हमें जो अपना पद है तो उसका मूल भाव क्या है वो लिखना है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बच्चन ने संसार से स्वयं के द्वंद्वात्मक संबंधों के बारे में बताया है। इसका मतलब है कि जो हरिवंश राय बच्चन हैं उन्होंने अपना और इस संसार का संबंध इस पद में उजागर किया है। अब हम जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं और जग कहाँ का नाता, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। अर्थात कवि कहते हैं कि मेरा स्वभाव के स्वभाव से इस दुनिया का स्वभाव क्या है, बिल्कुल विपरीत है, अलग है। तो कहाँ मैं और कहाँ ये जग, ये दुनिया, ऐसे में मेरा और इस संसार से भला कोई संबंध या नाता कैसे हो सकता है। कवि आगे कहते हैं मैं तो ना जाने इस संसार जैसे कितने काल्पनिक संसार रोज नए बनाता हूँ और फिर उनको अपनी ही धुन में या अपनी ही जिद में मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, में प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। आगे कवि कहते हैं कि जो ये दुनिया है, ये संसार है, तो इसको लोग जाने किस तरह कितनी भौतिक सुविधाओं से, धन ऐश्वर्य से जोड़ते हैं, बनाते हैं और उनको स्थापित करते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि मैं उससे प्रभावित हुए बिना उसके विपरीत प्रत्येक वैभव सुख सुविधाओं को या इस बनी बनाई दुनिया को ठुकरा देता हूँ। यानी कि जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं लोग उसमें लगे रहते हैं, लेकिन कवि कहते हैं कि मैं तो ऐसी कई सुख सुविधाओं को अपने कदमों से ठुकराता, इस पृथ्वी पर ठुकराता रहता हूँ। अर्थात मुझे सुख समृद्धि और धन संपदा का तनक भी चाह नहीं है। तो ये आप लोगों का अर्थ हो गया। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत कवि ने सांसारिकता को ठुकराने की बात कही है। भाषा सरल सहज खड़ी बोली है। तो आप लोग 2-3 पॉइंट में ही काव्य सौंदर्य लिखें, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं 6ठा पद। तो 6ठे पद में क्या दिया गया है, पहले नंबर हम पद पढ़ लेते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, में वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि क्या, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। रोदन का मतलब है रोना, दुख। निज यानी कि स्वयं। राग का मतलब होता है प्रेम। इसका जैसे अपोजिट हम देखें, यदि विपरीत, तो राग का क्या होगा, द्वेष। तो राग मतलब प्रेम, द्वेष मतलब ईर्ष्या। आग का मतलब आवेश या जोश। भूपों यानी राजाओं। प्रासाद, तो देखो इसमें अंतर रखना आप लोग कि प्रसाद और प्रासाद। प्रासाद का मतलब होता है महल, अट्टालिका या जो बड़े बड़े महल होते हैं। खंडहर का मतलब होता है भग्नावशेष, यानी कि जो हमारे प्राचीन अवशेष हैं इमारतों के बची हुई, उन्हें खंडहर
बोलते हैं। संदर्भ में वही आप लोगों को लिखना है। प्रसंग में हम देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्य में कवि ने अपनी स्वभावगत विशेषताओं का सुंदर वर्णन किया है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि मेरी पीड़ा में भी एक विशिष्ट प्रकार का प्रेम छुपा हुआ है। रोदन में राग यानी कि रोने में भी एक प्रेम का भाव लेकर के मैं घूम रहा हूँ। मैं अपने गीतों में अपनी इसी प्रेम जड़ित पीड़ा को पिरोकर गाता फिरता हूँ। शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि कह रहे हैं कि मेरी शीतल बाड़ी में भी मेरा जोश एवं ऊर्जा का स्पष्ट रूप दिखाई दे रहा है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर में वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अर्थात आगे कवि कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा अपने महलों तक को भी तत्काल त्यागने के लिए तैयार हो जाएं, मैं उसी अमूल्य प्रेम को अपने मन में सजोए हुए हूँ। अर्थात मैं अपने साथ सदैव अपनी ऐसी खंडहर रूपी प्रेममयी यादों को सहेजे या उनको संजोए हुए फिरता हूँ, जिससे ईर्ष्यावश बड़े बड़े राजा महाराजा अपने महलों तक को तत्काल त्यागने के लिए तैयार हो जाएं। यानी ये कवि के कहने का मतलब है कि दुनिया है, ये संसार, ये जग है जो नाश्वर है। मेरी महत्वाकांक्षाओं और मेरी इच्छाओं और मेरे त्याग के सामने इस दुनिया का कोई भी संसाधन, सुख, ऐश्वर्य, धन कुछ भी नहीं है। तो ये आप लोगों का छठा पद हो गया। और इसके काव्य सुंदर में हम देखेंगे कि इसमें भाषा वही है, सरल, सहज, तत्सम, शब्दावली युक्त खड़ी बोली भाषा है। श्रृंगार रस की वियोगात्मक अभिव्यक्ति हुई है। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, एक संयुक्त श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति हुई है। इसके अलावा गीतों में विरह वेदन का जो है चित्रण हुआ है। अब देख लेते हैं हम सातवां और अपना जो अंतिम पद है। तो पहले हम पद पढ़ लेते हैं। मैं दीवानों का बेस लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। शब्दार्थ देखते हैं। मादकता का मतलब होता है मस्ती, फकीरी, नशा। निःशेष का मतलब होता है समूचा, संपूर्ण, जिसमें कुछ भी बाकी ना बचा हो। संदर्भ वही लिखना है, प्रथम पद जैसा। प्रसंग इसी पद का मूल भाव देना है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन ने संसार को प्रेम और मस्ती का संदेश दिया है। व्याख्या देख लेते हैं। तो कवि क्या कहते हैं। मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि मैं प्रेम की स्मृतियों में डूबा दीवानों का स्वरूप धारण करके पूरी दुनिया में घूमा फिरता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ अपने गीतों में छुपी संपूर्ण मादकता को जीता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि जिसको सुन कर के, जिसको मेरे प्रेम और श्रृंगार के गीत जो मैं गाता हूँ, जिसे सुनकर सुनने वाले प्रेम की सत्ता के समक्ष नत हो जाते हैं। नत हो जाना मतलब झुक जाते हैं। मेरे गीतों की मस्ती में सभी लहराने लगते हैं, मनमस्त हो जाते। मैं अपने गीतों के माध्यम से दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेम और मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो ये आपका सातवां पद हो गया। काव्य सौंदर्य में कोई कुछ नहीं, जो आपको पिछले पदों में आपने दिया है वही लिख देना है। अब इसके बाद हम अगले पाठ को देखेंगे आने वाले वीडियो में, और इस वीडियो में आप लोग लाभ लीजिए, पढ़िए, अपने विषय से संबंधित जानकारी लीजिए। धन्यवाद।